वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों आज हम एक डिजीज़ के बारे में सीखेंगे जिसे कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है नॉर्मली, और इसे हम आम भाषा में कब्जियत या इसे हिंदी टर्म कब्जियत के नाम से जानते हैं। यह जो कब्जियत की समस्या है यह किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। यह पेडियाट्री को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, एडल्ट व्यक्ति को, महिला पुरुष को, साथ ही साथ ओल्ड एज पेशेंट को, मतलब किसी भी एज ग्रुप में यह कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन होने वाली हमारी ज़िंदगी में अब एक आम बीमारी है और यह डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक डिजीज़ है। तो यह आज हम इसी डिजीज़ के ऊपर बात करेंगे और हम सीखेंगे कि यह जो कॉन्स्टिपेशन है इसमें क्या कुछ लक्षण व्यक्ति को दिखाई देते हैं, इसकी क्या कारण हो सकते हैं और उस कारण का निदान क्या है, और हम क्या क्या ट्रीटमेंट व्यक्ति को रिकमेंड कर सकते हैं। उससे पहले मैं यह बता दूं कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए है, तो आप इस वीडियो को देख के यह ट्रीटमेंट किसी भी पेशेंट को रिकमेंड ना करें। यदि आपको इस प्रकार की समस्या होती है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड करता है उस ट्रीटमेंट को आप पूरा लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप एक बोर्ड पे शब्द देख रहे हैं कॉन्स्टिपेशन, तो यह कॉन्स्टिपेशन कब्ज एक आम बीमारी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है। कब्जियत में व्यक्ति का जो स्टूल होता है वह स्टूल जो है व्यक्ति का वह हार्ड हो जाता है और स्टूल पासिंग आउट में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। यह नॉर्मली आप समझ सकते हो, मतलब नॉर्मल मोटा मोटा समझे तो कॉन्स्टिपेशन में व्यक्ति का स्टूल जो है वह हार्ड हो जाएगा, स्टूल पासिंग में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी और कभी कभार स्टूल ना भी आएगा, मतलब आज नहीं आया 2 दिन के बाद आ रहा है, 3 दिन बाद आ रहा है, तो ऐसी समस्या व्यक्ति को दिख सकता है। और कई बार स्टूल ना आने की वजह से व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा स्टमक एरिया में पेन भी होता है। तो ये सब इसके जो लक्षण आपको दिखाई देते हैं यह हो सकता है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के, तो इसके और भी अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो पहला स्टूल हार्ड हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो व्यक्ति को जो है स्टूल पासिंग में डिफ़िकल्टी हो सकता है, मतलब डिफ़िकल्टी इन स्टूल पासिंग, मतलब स्टूल पासिंग में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। साथ ही साथ व्यक्ति के स्टमक में पेन हो सकता है, स्टमक पेन या फिर हम इसको एब्डोमिनल पेन भी कहते हैं, तो एब्डोमिनल पेन हो सकता है। और साथ ही साथ कई बार कुछ व्यक्तियों में क्रैम्प्स भी आ सकते हैं, मतलब मरोड़ सा फील होता है पेट में। कई बार व्यक्ति को पेट में स्वेलिंग भी हो सकती है और कई बार बहुत ज़्यादा गैप में व्यक्ति को स्टूल आता है, मतलब कभी कभी स्टूल नहीं आएगा, स्टूल करने की इच्छा तो होगी, स्टूल पास आउट करने की इच्छा तो होगी, पास आउट करने की इच्छा, बट आएगा नहीं, लेकिन आता नहीं है। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं जो नॉर्मली कब्जियत में देखी जाती है। तो ऐसा अगर कोई सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है तो आप यह समझ सकते हैं या डायग्नोस कर सकते हैं कि व्यक्ति को कब्जियत की समस्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि यह जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है पेशेंट को, जो कॉन्स्टिपेशन कब्जियत की समस्या होती है इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो अगर हम इसके कुछ मुख्य कारण की बात करें तो इसके मुख्य कारण में सबसे पहले व्यक्ति को भोजन में, जो व्यक्ति खाना खाता है उसमें फाइबर की कमी हो सकती है, फाइबर की कमी हो सकती है, एक मेन कारण माना जाता है जिस वजह से व्यक्ति को कब्ज की समस्या होती है। मतलब अगर उसके भोजन में फाइबर की कमी है तो व्यक्ति को कब्ज की समस्या होगी। दूसरा कारण हो सकता है व्यक्ति जो है वह पानी कम पीता हो, पानी कम पीता हो, या फिर व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी भी हम इसको कह सकते हैं, मतलब पानी की कमी हो शरीर में या व्यक्ति कम पानी पीता हो, तो यह भी एक मुख्य कारण माना जाता है कब्जियत का। इसके अलावा प्रेगनेंसी हो सकता है, मतलब यदि कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में भी कब्ज का होना आम समस्या मानी जाती है और यह हो जाता है, क्योंकि जब हमारे
जो एनस का एरिया है, जो रेक्टम है, उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो कई बार यह समस्या देखी जाती है प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा और एक दो कारण हो सकते हैं, जैसे व्यक्ति को डिप्रेशन में हो और साथ ही साथ व्यक्ति को एंजाइटी हो रहा हो किसी प्रकार का, भी एक दो कारण होते हैं। जैसे व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता हो, मतलब जो फिजिकल वर्क है, व्यक्ति का फिजिकल वर्क बहुत ही कम होता हो, मतलब व्यक्ति को फिजिकल वर्क दिन भर बैठा रहता हो, फिजिकल वर्क नहीं कर पाता हो, तो ये सब भी एक मेन कारण होता है व्यक्ति को कब्जियत होने के। इसके अलावा कुछ और कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कोई पेशेंट है जिसको मतलब किसी दवा का साइड इफ़ेक्ट्स हुआ है, मतलब अगर हम बता करें तो दवा का साइड इफ़ेक्ट, तो जब किसी व्यक्ति को दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है तो उस टाइम भी कई बार कब्जियत जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो ये सब इसके मुख्य कारण हैं, जैसे फाइबर की कमी, पानी की कमी, प्रेगनेंसी, डिप्रेशन, एंजाइटी, और व्यक्ति फिजिकल वर्क नहीं कर पाता है, साथ साथ दवा का साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हो सकता है। तो ये सब इसके मुख्य कॉजेज हो गए, और जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो कॉजेज के आधार पे ही होता है। तो अगर हम ट्रीटमेंट जानने से पहले यह जानते हैं कि जो इसके कॉजेज हैं, क्या हम उसके कॉजेज को पूरा करके ठीक करके क्या हम इस कब्जियत को समस्या को ठीक कर सकते हैं? तो इसका एक आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। मतलब यदि कोई व्यक्ति जिसके भोजन में फाइबर की कमी हो रही है, तो व्यक्ति अगर अपने भोजन में फाइबर की मात्रा को बढ़ाता है तो कुछ हद तक व्यक्ति का जो कब्जियत की समस्या है, कब्ज है, वह कंट्रोल हो जाएगा। पहले व्यक्ति को हम प्रीफर करते हैं कि फाइबर युक्त भोजन करें। फाइबर युक्त भोजन मतलब व्यक्ति जब भी खाना खाए तो फाइबर के युक्त भोजन जरूर करें, और साथ ही साथ पानी भी पिए। हाँ, ठीक है, तो पानी कम से कम 6 से 8 लीटर हो सकता है एक दिन में। और इसके अलावा व्यक्ति को जब भी प्यास लगती है तो पानी पीना जरूरी है। मतलब ये दो मुख्य कारण है, फाइबर युक्त भोजन करना है और व्यक्ति को अधिक से अधिक पानी पीना है। ये आपको व्यक्ति को सजेशन करना है। फाइबर युक्त भोजन में व्यक्ति फल फ्रूट्स खा सकता है, और इसके अलावा व्यक्ति जो अंकुरित, जो जैसे दाल हो गए, चने हो गए, और इसके अलावा मूंग दाल हो गए जो, और इसके अलावा एक और कारण हमने जाना था कि व्यक्ति को किसी दवा का साइड इफेक्ट में हो रहा है, तो अगर किसी व्यक्ति को उस दवा के साइड इफेक्ट्स में कब्जियत हो रही है तो उस दवा को बंद कर देना चाहिए। मतलब मेडिसिन लेना बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए। मतलब व्यक्ति जो दवा ले रहा है उस अगर दवा के साइड इफेक्ट में व्यक्ति को कब्जियत हो रही तो तुरंत से तुरंत जो व्यक्ति है, पेशेंट है, वो उस दवा को छोड़ सकता है, तो उससे उसकी कब्जियत की समस्या ठीक हो जाएगी। बट इस कारण के बाद भी अगर व्यक्ति को कब्जियत की समस्या होती है तब हम जा कर के उसे कुछ टैबलेट्स रिकमेंड करते हैं, कुछ सिरप रिकमेंड करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो ट्रीटमेंट हमने आपको बताया, तो यह तो दो मुख्य ट्रीटमेंट हो गए जो व्यक्ति को आपको बताना ही बताना है। जो पेशेंट आपके पास आया है उसको रिकमेंड करना ही करना है। तो अब हम इसके जो मूल ट्रीटमेंट है, मूल ट्रीटमेंट में आप व्यक्ति को डाल्कोफ्लेक्स टैबलेट दे सकते हैं, रोज़ 1 गोली अगर व्यक्ति को कम कब्जियत है, और अगर ज़्यादा कब्जियत है तो 2 गोली आप उसको गुनगुने पानी के साथ रात में खाना खाने के बाद रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को अगर आप यह टैबलेट नहीं दे सकते तो आप व्यक्ति को सिरप लैक्टोलोज 15 से 30 ml, मतलब व्यक्ति का बॉडी वेट देखना है आपको, हेल्दी है कि कैसा है, उसके हिसाब से 15 ml या फिर 30 ml रात को खाना खाने के बाद एक बार लेने की सलाह दे सकते हैं। और यह कॉमनली 5 दिनों तक व्यक्ति को दिया जाएगा, और जो सिरप चलते हैं वह भी 5 से 7 दिनों तक व्यक्ति को रिकमेंड किया जाता है। तो इससे काफ़ी हद तक व्यक्ति का जो कब्जियत है वह कंट्रोल हो जाता है। बट इसके बाद आपको 1-2 और चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि जब कोई व्यक्ति है जिसे हमने यह टैबलेट दे दिया, अब यह टैबलेट हम लंबे समय तक तो दे नहीं सकते व्यक्ति को, नहीं तो आपको पता है व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, फिर व्यक्ति में चक्कर वक्कर आने की समस्या हो सकती है, तो ये सब इसके कारण हो जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति हो रहा है जिसको आदतन यह मतलब कॉन्स्टिपेशन रहता है, हमेशा बना ही रहता है, चाहे व्यक्ति खाने का सुधार कर ले, कुछ भी कर ले, व्यक्ति को कब्जियत रहती है, तो वैसे व्यक्तियों में हम जो ईसाबगोल वगैरह आती है,
इसबगोल का पाउडर्स जो आते हैं, जो आयुर्वेदिक में आते हैं, तो हम उसे इसबगोल का पाउडर वगैरह दे सकते हैं। और यह जो लैक्जेटिव कैटेगरी की दवा है, कैटेगरी, तो यह जो लैक्जेटिव कैटेगरी की दवा है, यह हम व्यक्ति को मतलब आयुर्वेदिक तौर पे आदत सामान्यतः लेने की सलाह देते हैं। और वह व्यक्ति हर 15 दिन में, 20 दिन में बदल सकता है, जिसमें और भी सारे कब्ज को ठीक करने के लिए, जैसे पेट सफा हो गया, आपको कायम चूर्ण हो गया, इसबगोल हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक में आपको मिल जाते हैं पेट मतलब कॉन्स्टिपेशन को आराम करने के लिए। नित्यम टेबलेट्स वगैरह हो गया, नित्यम चूर्ण हो गया, कायम टेबलेट, कायम चूर्ण, तो ये सब भी आप व्यक्ति को रिकमेंड कर सकते हैं आयुर्वेदिक तौर पे। और इसके अलावा पेशेंट को सबसे सामान्य बात यह बतानी है कि कोई भी लैक्जेटिव कैटेगरी का जो दवा खा रहा है अगर व्यक्ति, तो वह लंबे समय तक ना खाए, मतलब 15-20 दिन या फिर 1 महीने से ज़्यादा, 30 दिन से ज़्यादा कोई भी लैक्जेटिव कैटेगरी की दवा ना खाए, नहीं तो व्यक्ति को कोई और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो इसलिए व्यक्ति जैसे आज 1 महीने इसबगोल पाउडर खाता है, उसके बाद 1 महीने पेट सफा ले सकता है। अगर व्यक्ति टेबलेट्स ले रहा है जैसे बिसाकोडिल, डाल्कोफ्लेक्स, लैक्टोलोज, इसके अलावा लिक्विड पैराफिन वगैरह, तो ये सब जब ले रहा है तो हो सकता है 1 महीने बाद व्यक्ति चेंज करे तो उसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब यह कब्जियत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है, तब व्यक्ति को एनीमा लगाने की सलाह दी जाती है। कई बार लैक्टोलोज का एनीमा हो सकता है, और कई बार लिक्विड पैराफिन का या फिर ग्लिसरीन वगैरह का भी एनीमा डॉक्टर्स आपको लगा सकते हैं, वह रेयरली केसेस में लगाया जाता है। तो यह इसकी मूल कॉम्पोजिशन होती है कब्जियत की। आपको खान पान में बिल्कुल सुधार करना है, कारण जानना है कि किस कारण से हो रहा है, उस कारण को निदान करना है। साथ ही साथ उसके बाद भी अगर आपका कब्जियत ठीक नहीं हो रहा है तो 5 से 10 दिनों के लिए आप यह ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डाल्कोफ्लेक्स या फिर लैक्टोलोज सिरप ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट जैसे इसबगोल पाउडर्स वगैरह, या फिर पेट सफा, या फिर कायम चूर्ण, पेट सफा हो सकता है, कायम चूर्ण हो सकता है, इसके अलावा नित्यम टेबलेट हो सकता है, नित्यम चूर्ण हो सकता है, तो ये सब आप इसको इजीली ले सकते हैं। और अगर लेयरली हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो व्यक्ति को फिर एनीमा लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें व्यक्ति को कब्जियत रहता ही रहता है, तो उन केसेस का पता लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपने सारे ट्रीटमेंट दे दिए, उसके बावजूद भी व्यक्ति को कब्ज रह रहा है, तो अब आप क्या करेंगे। तो अब लास्ट में मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें व्यक्ति को कब्जियत रहती ही रहती है। तो यदि कोई व्यक्ति जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या है, तो वैसे पेशेंट में कब्जियत बना ही रहता है। तो उसके लिए आप प्रॉपर TSH वगैरह का टेस्ट करवाएं, TSH लेवल का टेस्ट करवाएं व्यक्ति को, ताकि आपको पता चल सके कि व्यक्ति हाइपोथायरॉयडिज्म की शिकायत तो नहीं है व्यक्ति को। तो इसका अगर पता चलता है तो फिर आप इसके हिसाब से व्यक्ति को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो अगर TSH की लेवल आपको उतार चढ़ाव माइनस या प्लस में आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है या फिर ज़्यादा आ रहा है या फिर कम आ रहा है, तो व्यक्ति को आपको उसके TSH लेवल को बिल्कुल नॉर्मल करना है। उसके लिए आप व्यक्ति को ड्रग दे सकते हैं। तो व्यक्ति को जो है TSH लेवल जैसे ही नॉर्मल होगा, कब्जियत ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कब्जियत के बारे में, उसके कारण क्या होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और पूरी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लाइक करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।